इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि हमारा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी चैप्टर के आने वाले आगे जो चैप्टर में टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वाली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का क्या समाधान होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी थी। तो मुख्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं थी। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इनके बारे में हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया था। तो हमने ये भी देखा था जब हम चैप्टर 1 पढ़ा था हमने कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसको 3 प्रकारों में बांटा गया है। और वो किस आधार पर बांटा गया है कि किस देश में जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था पर कितनी डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि कितना अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल है, कितना वो कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, उसके बेस को मानते हुए अर्थव्यवस्था को 3 प्रकारों में बांटा गया। तो उन तीनों प्रकारों की अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि केंद्रीय समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है। और फिर हम इस वीडियो में देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मतलब होता है, और इससे हम पीपीसी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से कैसे केंद्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था आती है बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो हमने देखा कि बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है। ये वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन जैसी समस्याओं का जो समाधान है वो उत्पादक अपने हिसाब से करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, यानी कि जो उसकी डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि इसमें जो आर्थिक समस्याएं हैं, यानी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, इनसे संबंधित निर्णय किनके द्वारा लिए जाते हैं? उत्पादकों के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका जो सॉल्यूशन होगा या क्या सॉल्यूशन होगा, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लेने के लिए उत्पादक यानी कि जो उत्पादन करता है वो स्वतंत्र होता है। तो अब देखते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए वाली कंडीशन में, यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा इस वाली अर्थव्यवस्था में। तो हम इसका कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि जब भाई इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, तो एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना। तो इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक उत्पादक द्वारा यह किया जाएगा कि वो उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिससे उसका लाभ जो है वो अधिकतम से अधिकतम हो सके। दूसरी हमारी केंद्रीय समस्या आती है कैसे उत्पादन किया जाए। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक द्वारा ऐसी तकनीक को, ऐसी टेक्नोलॉजी को चुना जाएगा जिससे कि कुशलता अधिकतम हो, यानी कि जो काम है, जो इफ़िशियंसी है वो बहुत बढ़िया हो, टाइम भी कम लगे और उसकी जो कॉस्ट आएगी, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आए उसको, वो कम से कम आए। और तीसरी समस्या किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें क्या करेगा एक उत्पादक? एक उत्पादक द्वारा उस वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा जो उस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने में सक्षम हो। तो इन सब को पढ़ने के बाद हमें एक ही बात समझ में आती है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में निर्णय क्योंकि एक उत्पादक द्वारा लिए जाते हैं, इसीलिए इस तरह की अर्थव्यवस्था में समाज के निर्धन वर्ग की अवहेलना कर दी जाती है और मुख्य रूप से लाभ को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की जो हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढा जाता है। अब देखते हैं हमारी दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था में किस तरह से केंद्रीय समस्याओं का अर्थव्यवस्था की सॉल्यूशन निकाला जाए। तो हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था आती है केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? वो अर्थव्यवस्था जिसमें मुख्य रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो जब
सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, तो एक सरकार का क्या कर्तव्य होता है, यानी एक देश की सरकार क्या चाहती है कि उसके देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो जन हैं, यानी कि उनका कल्याण, यानी कि उनका वेलफेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। तो हमें पता चलेगा अगर हम इसको ध्यान से देखें कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए जो हमारी 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, इनका कैसे क्या सोल्यूशन होगा कि एक सरकार या उसके केंद्र अधिकारी द्वारा सभी प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और निर्णय किस चीज़ को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे कि हमारे देश के लोगों का जन कल्याण, हमारे समाज के लोगों का जन कल्याण अधिकतम से अधिकतम हो सके। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा जो केंद्र अधिकारी या सरकार के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। और कैसे उत्पादन किया जाएगा, तो उस तकनीक के द्वारा उत्पादन किया जाएगा जो उस देश में चल रही समस्या से संबंधित हो। इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में जिसमें केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था फॉलो होती है, तो उसमें बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो उस स्थिति में सरकार क्या करेगी, बेरोजगारी को ध्यान में रखकर ऐसी तकनीकों का प्रयोग करेगी जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। यानी कि इस अर्थव्यवस्था में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा, श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल होगा, ना कि पूंजी प्रधान तकनीक का। क्योंकि सरकार के अगर हम देखें तो सरकार क्या करेगी, सरकार इस तरह की परेशानी को सुलझाने के लिए श्रम प्रधान तकनीक पर अधिक बल देगी। तो सरकार इस तरह की अर्थव्यवस्था में जन कल्याण को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्य करती है। तीसरी तरह की हमारी अर्थव्यवस्था आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहले समझ लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था और हमारी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था दोनों के ही गुण शामिल होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे और कुछ क्षेत्रों में उत्पादकों द्वारा निर्णय लिए जा सकेंगे। तो इस अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सामाजिक कल्याण जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है और लाभ अधिकतम करना जो कि एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य है, वो दोनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में जो निर्णय होते हैं वो पूरी तरह से सामाजिक कल्याण पर आधारित होते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, हमारे भारत में। यानी कि भारत द्वारा कौन सी अर्थव्यवस्था के टाइप को अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि जैसे कपड़ा और इस्पात का जो उत्पादन होता है, इस्पात माने स्टील का, तो उसमें उत्पादकों को स्वतंत्रता है कि वो कपड़े मिल को लगा सकते हैं, इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं और इसका उत्पादन करके वो अपने जो लाभ है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके लिए उत्पादक जो है वो स्वतंत्र है। लेकिन जो रेलवे है उसमें क्या है, रेलवे पर सरकार का अधिकार है। यानी कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें पूरी तरह से अपने लाभ को ध्यान में रखकर काम नहीं कर सकता। इसमें क्या करते हैं, सरकार का पूर्णतः हस्तक्षेप होता है, यानी सरकार का एक अधिकार होता है रेलवे में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को शामिल करते हुए कुछ क्षेत्रों में उत्पादकों का द्वारा लाभ को अधिकतम किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जन कल्याण को अधिकतम करने के लिए कार्य किया जाता है। अब आता है हमारा एक टॉपिक, उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं। तो उत्पादन संभावना वक्र को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका इस चैप्टर में या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज किया ही क्यों जाता है। तो केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करने हेतु, यानी कि केंद्रीय समस्याओं को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, केंद्रीय समस्याओं को बारीकी से एक एक पॉइंट को एनालाइज करने के लिए, यानी कि उसका विश्लेषण करने के लिए, गहराई से समझने के लिए जो अर्थशास्त्री होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं, एक तकनीक का प्रयोग करते हैं या एक तरीके का प्रयोग करते हैं। वो तरीका कौन सा है कि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
यानी कि पीपीसी कर्व का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इस्तेमाल इस चैप्टर में, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या होता है और किस प्रकार से केंद्रीय समस्याओं से इसका रिलेशन है। अब देखते हैं कि इसको अलग अलग तरीके के नामों से जाना जाता है, पर यह है तो एक ही। तो इसे रूपांतरण वक्र यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर रूपांतरण रेखा भी कहते हैं, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने देखा कि ये है क्या और ये यूज़ किस लिए किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में करते क्या है। तो जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो दो वस्तुओं के ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस को हमें दिखा देता है, संयोजन यानी कि ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस को हमें दिखा देता है। और दो ही वस्तुओं को क्यों लिया जाता है, ताकि जो एक्सप्लेनेशन है उसको ईजी किया जा सके। और दो वस्तुओं को, यानी कि हम जानते हैं कि हम दो एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक जो चीज़ होती है उसको एक्स एक्सिस पे हम शो कर देते हैं इस कर्व में, और दूसरी चीज़ को वाई एक्सिस पर। और उन सभी संयोजनों का हम जो है कर्व में यूज़ करते हैं जो एक अर्थव्यवस्था अपने वर्तमान संसाधनों और तकनीक के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग से उत्पन्न कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है, दो ऐसे कॉम्बिनेशंस को, यानी दो ऐसे कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी को हमें शो करके दिखा देता है, जिससे कि एक जो अर्थव्यवस्था होती है, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और जो उसके पास टेक्निक होती है, उसको अच्छे से अच्छे यूज़ करके वो जो प्रोडक्शन करने की संभावना होती है, क्योंकि इसका नाम ही है उत्पादन संभावना वक्र, उनको दिखा देता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो पिक्चर्स होती हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, जो टेबल्स होती हैं, जब हम इन सभी के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को समझने में बहुत आसानी होती है। तो इसी तरह से केंद्र समस्याओं को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है, ताकि इन केंद्र समस्याओं को और इनसे संबंधित समाधानों को अच्छे से अच्छे तरह से समझा जा सके। तो आगे हम देखते हैं कि अब देखिए, कोई भी जब हम कर्व बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होती है, एक एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी हम उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र को किसके आधार पर बनाया जाता है, उत्पादन संभावना अनुसूची। अनुसूची कुछ नहीं है, एक टेबल है, यानी कि जब हम एक टेबल बनाएंगे पहले और उसके बाद उसी टेबल को हम ग्राफ के फॉर्म में, यानी कि पीपीसी पर उसको हम क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्पादन संभावना अनुसूची क्या होती है। अनुसूची यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, या फिर टेबल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है, जो हमने पीपीसी की डेफिनेशन पढ़ी है उससे ही रिलेटेड है। ये उन्हीं, यानी कि जो दो पॉसिबिलिटीज़ को हम पीपीसी पर दिखाते हैं, उसी को अगर हम टेबल फॉर्म में बात करें तो उसको हम किस में शो कर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें क्या बनाना होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना होता है। तो दो वस्तुओं के सभी संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशंस को प्रकट करने वाली जो तालिका होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उत्पादन संभावना अनुसूची कह देते हैं। और उत्पादन संभावना अनुसूची को ही बेस मानकर, यानी कि इसी के आधार पर उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी कर्व की रचना की जाती है। अब जब भी ये टेबल बनाई जाती है तो उसको कुछ मान्यताओं के आधार पर बनाया जाता है। तो क्या क्या मान्यताएं होती हैं, पहली मान्यता ये होती है कि संसाधन दिए हुए हैं, यानी कि जब भी हम जो टेबल बनाते हैं वो इस बेस पे बनाते हैं कि जो संसाधन है वो हमें गिवन है, कि किसी एक देश के पास हम मान लेते हैं कि इतने संसाधन होंगे और उन्हीं का यूज़ करके, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है, उन्हीं का वैकल्पिक प्रयोग करके एक जो अर्थव्यवस्था है वो क्या करेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। दूसरा, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होता है, यानी कि जो भी संसाधन जिस देश के पास है वो उनका पूरी तरह से अच्छे से यूज़ करेगी, इसको हम बेस मानते हैं। और तीसरा, हम मानते हैं कि उत्पादन तकनीकी, यानी जो उत्पादन की टेक्नोलॉजी है वो स्थिर रहती है, क्योंकि जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से दो तकनीकों को यूज़ करके किया जा सकता है, पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो कोई भी अर्थव्यवस्था है वो किसी एक ही तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और उसी से रिलेटेड फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो देखते हैं, ये है हमारी उत्पादन संभावना अनुसूची। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। हम मानते हैं कि इस जो हमने अनुसूची बनाई है, मान लिया कि किसी अर्थव्यवस्था के या किसी भी अर्थव्यवस्था के पास 100 लाख टन जो है वो संसाधन है। ठीक है, तो इस टेबल को हम मान रहे हैं कि 100 लाख टन किसी भी अर्थव्यवस्था के पास संसाधन, तो वो उस 100 लाख टन जो संसाधन है उसके पास, उसी का इस्तेमाल कर रही है। और उसका इस्तेमाल करके मान लिया, सबसे पहले क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था उन पूरे 100 के 100 लाख टन जो उसके पास संसाधन है उनका यूज़ करके गेहूँ उगा लेती है। तो अगर वो, क्योंकि हम जानते हैं कि संसाधन जो है वो सीमित है, तो जब वो 100 लाख टन से पूरे यानी कि पूरे संसाधन यूज़ करके वो गेहूँ उगा लेगी, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, यानी कि वो चावल की उत्पादन नहीं कर पाएगी। यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि एक अर्थव्यवस्था द्वारा सारे संसाधन यूज़ करके गेहूँ का उत्पादन कर लिया जाता है, तो उस अवस्था में वो जो क्या है, वो जो अर्थव्यवस्था है वो चावल का उत्पादन नहीं कर पाएगी क्योंकि संसाधन सीमित है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक अर्थव्यवस्था द्वारा 90 जो संसाधन है उसके गेहूं के लिए उसने यूज़ कर लिए, और जो बाकी 10 बचे उससे वो क्या कर रही है, वो चावल उत्पादित कर रही है। तीसरा संभावना ये हो सकती है कि उसमें से जो पूरी जो उसके पास संसाधन थे उसने 70 का यानी कि 70 लाख टन जो उसके पास संसाधन थे, 70 लाख टन उसने गेहूँ उत्पादन कर लिया। तो अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि चावल का फिर उसने 20 लाख टन उत्पादन किया। उससे अलावा क्या संभावना हो सकती है कि 40 लाख टन का गेहूं उत्पादित कर लिया गया और 20 लाख टन का चावल उत्पादित कर लिया गया। इसके अलावा एक अर्थव्यवस्था द्वारा ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी ने गेहूं का उत्पादन किया ही नहीं, शून्य था गेहूं का उत्पादन, लेकिन चावल का उत्पादन 40 लाख टन कर लिया गया। तो जो उत्पादन संभावना अनुसूची है, इसी के आधार पर अब हम उत्पादन संभावना वक्र को बनाएंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ को एक्स एक्सिस पर दर्शा देते हैं और दूसरी चीज़ को हम वाई एक्सिस पर दर्शा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उत्पादन जो संभावना वक्र है, जो यानी जिसे हम उत्पादन संभावना सीमा भी कह देते हैं या रूपांतरण वक्र भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है, ये उत्पादन संभावना अनुसूची का ही रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है। रेखा चित्र मतलब डायग्राम है, किसका, पॉसिबिलिटी शेड्यूल का डायग्राम है। तो इसको हम किस किस नामों से जानते हैं, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। और ये जो वक्र होता है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित यानी कि जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उन संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। अब जो पीपीसी कर्व होता है ये कुछ मान्यताओं के आधार पर बनाया जाता है, यानी कि जब भी हम इस कर्व को बनाते हैं दो संभावनाओं को लेकर, तो इसकी भी कुछ मान्यताएं होती हैं। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि जो उत्पादन संभावना अनुसूची होती है, यानी जिस टेबल के अकॉर्डिंग हम पीपीसी कर्व को बनाते हैं, उसकी भी कुछ मान्यताएं होती हैं। यानी ये माना जाता है कि जो संसाधन है वो स्थिर है, यानी कि संसाधन हमें दिए गए हैं। दूसरा, हम ये मानते हैं कि संसाधनों का कुशल और पूर्ण प्रयोग हो रहा है। और तीसरा, हम ये मानते हैं कि उत्पादन तकनीक स्थिर रहती है, यानी कि वो बदलती नहीं है। तो इसी तरह से कुछ ही मान्यताओं के आधार पर उत्पादन संभावना वक्र का जो उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हम मानते हैं कि संसाधन दिए हुए हैं, बिल्कुल वही जो हम शेड्यूल में मानते हैं, यानी कि जो हम टेबल में मानते हैं कि संसाधन स्थिर है। दूसरा, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग हो रहा है और उत्पादन की तकनीक स्थिर है। तो क्यों शेड्यूल यानी कि जो हमारी टेबल है और उसकी जो हम जिसके बेस पर हम कर्व बनाएंगे उसकी जो मान्यताएं हैं वो एक जैसी हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो अब आने वाले जो पार्ट होगा हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम तीनों केंद्र समस्याएं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन तीनों जो हमारी केंद्र समस्याएं हैं
उनको अच्छे से समझने के लिए किस प्रकार अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन संभावना वक्र का इस्तेमाल किया जाता है उसको देखेंगे, और अदर टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हमें दिए हुए हैं। इस वाली वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि केंद्र समस्याओं का विभिन्न विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, क्या क्या समाधान किए जाते हैं, किसके अनुसार समाधान किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पीपीसी जो वक्र है वो क्या होता है और वो किसके आधार पर बनाया जाता है। वो शेड्यूल यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल होती है, यानी कि उत्पादन संभावना अनुसूची, उसके आधार पर बनाया जाता है। फिर हमने देखा था इनकी मान्यताएं क्या क्या होती हैं और उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। इसको हमने अब अच्छे से इस वाली वीडियो में कवर किया है। अब आने वाले वीडियोज़ में हम उत्पादन संभावना वक्र को और अच्छे से और इससे रिलेटेड किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, आगे की बातें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।